तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं 16/9/2022 के प्रथम पाली के साइंस क्वेश्चन को, किसको पढ़ने जा रहे हैं? साइंस क्वेश्चन है और 16/9/2022 है, 12 बोल दिए, 16/9/2022 का प्रथम पाली है ये, ठीक है। तो आइए, आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, यहाँ पर था, इसको हम कट कर दिए हैं, निम्नलिखित में कौन मानव का उद्भव स्थान है? देखिए, उद्भव का मतलब जानते हैं आप लोग? उद्भव का मतलब होता है विकास, यानी कि देखिए, बहुत ये क्वेश्चन बड़ी आश्चर्य लगने वाला क्वेश्चन है कि उद्भव का मतलब क्या हुआ? आपका जो उत्पन्न हुआ, आपका जो विकास हुआ, वो कहाँ हुआ? सोचने वाला होता है। अभी हम लोग कहाँ हैं, किस देश में हैं? भारत। आप महादेश, एशिया महादेश में है। तो याद रखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि आपका जो ये उद्भव हुआ है वो किस महादेश में हुआ है, तो याद रखिएगा एशिया में आप रहते हैं, लेकिन एशिया में हुआ नहीं है। हम लोग का जो उत्पन्न हुआ है वो हुआ है अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका। यानी कि मानव का उद्भव कहाँ पर हुआ है? अफ्रीका में। मानव का उद्भव कहाँ पर हुआ है? अगर नहीं याद है तो ये सोचिए, मानव, जैसे कि मान के चलिए हम शादी करेंगे, हमारी पत्नी आएगी, उसके बाद हम बच्चे पैदा करेंगे, तो बच्चे पैदा करेंगे मतलब उत्पन्न करेंगे, तो उत्पन्न करेंगे तो क्या इसमें पैसा लगता है? नहीं लगता, तो फ्री में उत्पन्न हो जाता है। चलिए, फ्री से याद कर लीजिए, अफ्रीका। फ्री से याद रख लीजिए, अफ्रीका। यानी कि मानव का उद्भव कहाँ पर हुआ? अफ्रीका में। मानव का उद्भव कहाँ हुआ? अफ्रीका में। अच्छा, उद्भव जो है, उद्भव, उसका मतलब क्या हुआ? विकास हुआ। क्या हुआ? विकास, जिसको अंग्रेजी में हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। तो बताइए कि अफ्रीका, अगर आपसे पूछे कि अफ्रीका क्या है? अफ्रीका एक महादेश है। अफ्रीका क्या है? एक महादेश है। आप किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में रहते हैं। और किस देश में रहते हैं? भारत देश में। किस राज्य में रहते हैं? बिहार में। किस जिला में रहते हैं? जो जिनका भी जो जिला है, ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक पारा, और पारा का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, तो बताइए कि पारा जो होता है उसका संकेत क्या होता है? Hg होता है। पारा का क्या होता है? Hg होता है, जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं। और पारा क्या है, अगर पूछते कि पारा क्या है, तो याद रखिएगा, पारा जो है एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब होता है अधातु। नॉन मेटल मतलब क्या होता है? अधातु होता है। तो पारा जो है आपको अधातु है। प्रश्न पूछता है कि ऐसा अधातु का नाम बताइए जो आपको कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक पारा होता है और एक ब्रोमीन होता है, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न है, एक पारा बैरोमीटर में, किसमें? बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठी हुई हो, यानी कि कह रहा है एक पारा की बात हो रही है। जैसे एक बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी में आप जो है सो एक सिक्का को उसमें डाल दीजिए, सिक्का को डाल दीजिए। आप गौर कीजिएगा, सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होगा। तो प्रश्न पूछता है कि सिक्का जो है उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? आप लोग कल सोच करके आइएगा, कहीं नेट पर से सर्च करके आइएगा, बताइएगा मुझे। तो बताइए कि यह वही सेम क्वेश्चन है कि एक पारा की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या बात बोले? एक पारा है बैरोमीटर में। किसमें? बैरोमीटर समझते हैं? याद रखिएगा, वायु दाब, अभी हवा चल रही है ना, तो हवा कितना रफ्तार से चल रही है, हवा का क्या प्रेशर है, इस प्रेशर को नापने वाला जो मशीन होता है ना, उसको ही क्या कहते हैं? बैरोमीटर। या प्रश्न पूछता है कि बैरोमीटर किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि वायु दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। बताइए, बैरोमीटर किसे कहते हैं? वेरी गुड। तो वायु दाब से संबंधित है बैरोमीटर। और बैरोमीटर में जिस तरह से थर्मामीटर होता है ना, और थर्मामीटर के अंदर में क्या लगा होता है, जैसे रिफिल लगा हुआ है, इस रिफिल में क्या लगा होता है? पारा। जैसे हम लोग बॉडी में लगाते हैं तो वो पारा क्या होता है? बढ़ने लगता है, घटने लगता है। तो कहने का मतलब वही बात है कि एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठी हुई हो, कहने का मतलब ये बात इतना जो है ये आपको समझिए कि फालतू है। सीधा बात ऐसे समझिए, क्या हुआ? आप टेंशनलाइज क्यों है? पूरा खुल करिए। मान लीजिए एक बैरोमीटर है और बैरोमीटर में पारा जो है ना वो उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या चीज? उठा हुआ। पारा युक्त जो ट्यूब है उसमें पारा थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों भाई? तो इसलिए कि उठी हुई तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। देखिए, ये प्रश्न रटने वाला है और इसको ऐसे रटिएगा कि एक पारा बैरोमीटर में, बोलिएगा, एक पारा बैरोमीटर में, फिर से बोलिएगा, एक पारा बैरोमीटर में, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठी हुई हो तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा, ठीक है। इसको रट के ही याद करना पड़ेगा। तो सभी लोग अपने अपने सेट को निकालिए और 2-4 बार इस प्रश्न को फटाफट से पढ़िए, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग कि एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूबलाइट उठी हुई हो तो इसका असर क्या होगा? पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर, बोलिएगा, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घट जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको, इस प्रश्न को रट के ही याद करना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं तो प्रैक्टिकली आपको बताना पड़ेगा तब समझिएगा। लेकिन इसको आप याद ही कर लीजिए, एग्जाम में हमको नंबर उठाना है, विद्वान नहीं बनना है। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन त्वरण
का मात्रक नहीं हो सकता है। तो देखिए त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी है, किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति सेकंड जो है आपको नहीं हो सकता है। याद रखिएगा कि त्वरण का मात्रक कौन नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर आप लोग ज्यादा बात नहीं याद रखिएगा, एक ही बात याद रखना है कि हम लोग किसी चीज को तोड़ते हैं तो दो भाग में बढ़ जाता है, तो इसलिए हम स्क्वायर वाला जो है तो त्वरण का मान रखेंगे, जिसमें स्क्वायर नहीं होगा उसको त्वरण का मान नहीं रखेंगे। तो देखिए किलोमीटर प्रति सेकंड में स्क्वायर है नहीं है। अच्छा ऑप्शन ए में देखें तो एस पर स्क्वायर है कि नहीं, एस फॉर सेकंड, एस फॉर सेकंड, के मतलब किलोमीटर, सी मतलब सेंटीमीटर, एस से सेकंड यानी कि सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है, किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं हो सकता, किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं हो सकता है। अगर यहीं पर स्क्वायर अगर रहता तो हो जाता आपका काम। ठीक है, तो बताइए त्वरण का मात्रक क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, किलोमीटर। निम्नलिखित में सही रासायनिक सूत्र कह रहा है कि कौन सा है ना, सही रासायनिक सूत्र यानी कि आपको केमिकल फार्मूला आपको पूछ रहा है कि इसमें से सही कौन सा है। निम्नलिखित में है, इसको हम कट कर देंगे, निम्नलिखित में है इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। कहता है कि सही रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो देखिए MgCl2 जो है ये आपको सही है। तो याद रखिएगा MgCl2 को हम लोग टिक मार करके आप लोग ऊपर में लिख दीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड, लिख लीजिए। MgCl2 का जो सूत्र होता है, रासायनिक जो नाम होता है क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, लिख लीजिए सभी लोग। तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ सही जो है MgCl2 है और इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम बताइएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड याद रखेगा। अगर आपसे पूछ दे परीक्षा में कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पर है CaCl2, क्या है बोलिएगा जरा, यहाँ जो CaCl2 है तो देखिए Cl2 लगा हुआ, इसमें भी Cl2 इसमें भी लगा हुआ है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड लगा देते, Cl2 था तो आप यहाँ पर Ca का मतलब पता है आप लोग को, कैल्शियम, तो कैल्शियम का आगे में क्या लगा दीजिएगा, बहुत अच्छा। तो ये याद रखिएगा CaCl2 का मतलब कैल्शियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर ये गलत क्यों था, क्योंकि CaCl2 होता तो सही होता था, लेकिन 2 आपको सवाल में नहीं दिया था। तो बताइए CaCl2 का कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा। यहाँ पर आपको Na2SO4 होगा, क्या होगा, Na2SO4। हाँ, और Na से क्या होता है, Na से होता है सोडियम, Na से क्या होता है, सोडियम। याद रखिए जहाँ भी आपको 4 लगा हो अंत में तो वहाँ पर फेंट वाला याद रखिएगा, क्या बोलेगा, 4 तब फेंट याद कर लीजिए, 4 तो फेंट, यानी कि 4 लगा होगा तो फेंट याद रखिएगा। यानी कि Na से सोडियम, Na2 लगा हुआ था, Na2 मतलब कि सोडियम और SO4 मतलब सल्फेट, यानी कि बोलिए Na2SO4 का सूत्र क्या होगा, सोडियम सल्फेट। NaSO4 पहले था लेकिन 2 लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो बताइए Na2SO4 का संकेत क्या होगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। फिर MgCl2 का क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ Ca और इंटू कर देंगे, OH2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूना, नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूना। ठीक है, बात समझ गए ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, पहले ये बताइए कि जैविक मतलब क्या होता है। देखिए जैविक मतलब होता है जीवों से जुड़ा हुआ। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए गोबर जो है सो हम लोगों को कहाँ से मिलता है, जीव से मिलता है ना। अच्छा पत्ता हम लोगों को जो मिलता है, पत्ता वो कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधा भी एक जीव में ही आता है ना, वो भी एक जीव जंतु के बराबर हुआ। तो इसलिए जैसे कि आप खाद जो है आप सुनते होइएगा कि पेड़ पत्ता से वो गला करके खाद बनाता है। खेत में क्या करता है, खेत में आपको जो है तो मैंने जैसे कि मूंग सब रहता है, मूंग को हल चला देता है और उसको उसी में छोड़ देता है, क्यों, कहता कि खाद बन जाएगा, इससे खेत का उपजा बढ़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो पेड़ पौधा का पत्ता सब होता है ना वो आपको शर्ता गलता है और वो खाद का रूप ले लेता है, नाइट्रोजन सब उर्वरक सब पैदा करता है। तो इसलिए याद रखेगा कि वो जो हम लोग गोबर से या पत्ता सब से जो हम लोग खाद बनाते हैं वो कौन सा खाद कहलाएगा, जैविक खाद कहलाएगा। अगर मान चले कि जैसे कि हड्डी, ये पशुओं का हड्डी, मनुष्य का हड्डी, इस सब का हड्डी से जो खाद बनता है तो वो कौन सा, वो भी जैविक के कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है, तो ये सब याद रखना हम लोग को। अच्छा बताइए सीमेंट जो है वो जैविक पदार्थ है, नहीं है ना, बात समझ रहे कि समझ रहे हैं। तो ईंट नहीं है ना, तो आप जैविक समझ गए। तो देखिए कहता है कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या है। इधर देखिए जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत जो है वो आपको पहला क्या है, फसल चक्र है, दूसरा क्या है, मिश्रित कृषि या खेती, या तीसरा क्या है, कार्बनिक चक्र है। तो पुनः इस बार
इस प्रश्न को भी आप लोग को रटना है, तो फटाफट से सेट में देख करके रटिए कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं। तो फसल चक्र है, मिश्रित कृषि और खेती है, कार्बनिक चक्र है, यानी कि उपयुक्त सभी है। तो फटाफट से 4-5 बार रटिए क्वेश्चन को। तो बताएंगे आप लोग एक बार बिना देखे फटाफट से कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। फिर से एक बार बताएंगे जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या है। अब देखिए ये तो हम लोग याद कर लिए ना, इसको जरा समझ भी लेते हैं, बहुत मजा आएगा। देखिए हम जो जल यूज करते हैं, जैसे स्नान कर लेते हैं, और वो जल फिर कहाँ जाता है, धरती के नीचे जाता है, और फिर वही हम लोग ट्यूबवेल के माध्यम से क्या करते हैं, नीचे जो पानी गया फिर वो सफाई होकर के फिर ऊपर आता है। ठीक है, या अगर ये बात छोड़ दीजिए, आप पानी गर्म करते हैं खाना समय में, वो पानी भाप बन के कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है। फिर जब वर्षा होता है तो वायुमंडल बेचारा हमको ही दे देता है। तो ये इसको हम लोग कौन चक्र कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल्कुल। तो इस चीज को समझिए, जैविक कृषि का मतलब क्या हुआ, है ना। जैविक कृषि का मतलब हुआ आप जो खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी के दौरान आप लोग कौन कौन सी खेती देखे हैं। एक देखे होइएगा कि मसूर में ही साइड से तीसी डाल देता है, गेहूं में ही सरसों डाल देता है, डालता क्या डालता है। तो बताइए आलू में ही मूली डाल देता है, ये कौन कृषि में आएगा। सही बात है, उसको हम लोग मिश्रित कृषि कहेंगे या मिश्रित खेती कहेंगे। क्या कहेंगे जल्दी बताइए, मिश्रित कृषि या खेती कहेंगे। तो एक बात समझ गए ना, क्या चीज का सिद्धांत है, जैविक कृषि का। किसका सिद्धांत है, जैविक कृषि का सिद्धांत है। दूसरा है आपको फसल चक्र। फसल चक्र का मतलब इस बार कर लिए उसी खेत में गेहूं, और फिर उसी खेत में कर लिए धान, फिर कर लिए मसूर, फिर कर लिए आलू, फिर कर लिए मूली। तो बताइए ये जो है आपको हर सीजन में, सीजन वाइज सीजन हम लोग बदलते हैं, तो एक तरह से ये क्या चलता है, चक्र चलता है ना, इसीलिए उसका नाम है फसल चक्र। अगर जल जलता है तो जल चक्र। यहाँ तक समझ में आया। तीसरा है आपको कार्बनिक चक्र। कार्बनिक चक्र भी जो है सो यह जैविक कृषि का एक सिद्धांत है। आप यहाँ तक समझ में अब आ गया होगा, नहीं तो दो को तो एकदम कंफर्म याद हो गया होगा आप लोगों को। तो बताइए कि जैविक कृषि के कौन कौन से सिद्धांत हैं। चलिए ये बात समझ गए। तो जैविक कृषि के क्या है, ये सब सिद्धांत क्या है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति सेकंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान क्या होता है। ये प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है। 1.36 किलो जूल प्रति सेकंड क्या होगा, 1.36 किलो जूल प्रति सेकंड। तो बताइए कि पृथ्वी के सतह द्वारा प्रति वर्ग किलो, इसको इस प्रश्न को भी रटना पड़ेगा। आप लोग रटिए फटाफट से, इसको प्रश्न को जल्दी रटिए। तो पृथ्वी के सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान क्या होता है, 1.36 किलो जूल प्रति सेकंड। अगला है, आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा। अब देखिए कहता है कि आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर, कहाँ पर है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन क्या होगा। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न को भी आपको रटना पड़ेगा। तो रटिए आप लोग इस प्रश्न को भी, आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन क्या होगा, 0। रटिए। तो क्या बताए आप, क्या प्रश्न पढ़े बताइए। तो आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन 0 होगा। तो आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन क्या होगा, 0। 0 का मतलब 0 क्या होगा, 0। इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। ठीक है, तो सबसे अधिक सक्रिय धातु जो है वो कौन सा है बताइए। आरबी। सबसे अधिक सक्रिय धातु है आपको आरबी है। क्या है, आरबी है। बताइए आरबी का मतलब रुबेडियम होता है। क्या होता है, रुबेडियम होता है। तो बताइए सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है, आरबी। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु जो है इसका नाम है आपको रुबीडियम नाम है। क्या नाम है, रुबीडियम। ये पूरा नाम यहाँ से स्पष्ट लिख लीजिए, रुबीडियम है ये। ठीक है, आरबी का मतलब क्या होता है, रुबीडियम होता है। ठीक है, एल से क्या होता है, लिथियम होता है। के से क्या होता है, पोटेशियम। और एन से क्या होता है, सोडियम होता है। तो बताइए किस धातु को आप चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को। अगला है सल्फ्यूरस अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सल्फ्यूरस अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपको H2SO3। क्या है, H2SO3 है, H2SO3 है। ठीक है, और H2SO4 जो ऑप्शन ए में है इसका नाम क्या होगा बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। क्या होगा, हाँ। अब यहाँ पर है सल्फ्यूरस अम्ल है। ठीक है, तो सल्फ्यूरस अम्ल का जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा रासायनिक सूत्र, H2SO3। क्या हो जाएगा, H2SO3 होगा। अगला है प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है।
ठीक है, क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, क्या होता है, तो हिस्टोन के बिना डीएनए होता है, क्या होता है, हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है, तो हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है, हिस्टोन तो हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। इस प्रश्न को भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो बताइए सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र क्या होगा, H2SO3 होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है, तो हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। इस प्रश्न को भी 2-4 बार रटिए आप लोग। आपका अगला प्रश्न है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, तो इसको भी आप लोग रटिए जल्दी से। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। पढ़िए, देखिए रिक्तिका का मतलब होता है आपको खाली जगह। रिक्त मतलब क्या होता है, खाली जगह। और खाली जगह को जो हम लोग घेरेंगे, ठीक है, तो मान के चलिए कि जैसे किसी को हाथ टूट जाता है, तो मान के चलिए वहाँ पर आप सुने हुए कि वहाँ पर स्टील लगाया जाता है, लगाते हैं लगा जाता है, तो स्टील लगाने फिर उसको क्या करता है, प्लास्टर करता है। तो इसलिए याद रखिए कि रिक्तिका मतलब खाली, जब किसी का हड्डी टूट जाएगा तो रिक्त हो जाएगा, तो उसको हम लोग जो घेरेंगे तो उस झिल्ली को क्या कहते हैं, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, प्लास्टर करेंगे, इसलिए इसी से याद रख लीजिएगा। तो बताइए रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मीटर के स्केल पर 0 और 2a का मतलब ऐसे एम्पियर के बीच 20 भाग है। अल्पतमांक जो होगा कितना होगा, तो 0.1 एम्पियर होगा। ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको पढ़ना नहीं है, इसको कट कर दीजिए आप लोग। अगला है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। देखिए स्पेक्ट्रम का मतलब होता है आपको वर्णपट होता है, और वर्णपट के बारे में बताए थे उस दिन आपको। वर्ण का मतलब रंग होता है, पट का मतलब पट्टी होता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश जो उसमें कितने रंग है, 7 रंग है। 7 प्रकाश का जो पट्टी है उसे कहता है स्पेक्ट्रम। क्या कहता है, स्पेक्ट्रम कहता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के बारे में पहले ही बताए थे। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था आपको वृक्ष को बचाना। क्या था, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था आपको वृक्ष को बचाना। ठीक है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वृक्ष को बचाना था। ये कहानी आपको पहले ही सुना दी है बहुत अच्छा से, तो उसको आप जाकर के देखिए। तो चिपको आंदोलन किस जिला में हुआ था, किस राज्य में हुआ था, उत्तराखंड में। और किस गाँव में हुआ था, चामोली गाँव में हुआ था। वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का, कहते हैं वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला जो व्यक्ति था वो आपको कौन थे, अरस्तु थे। ठीक है, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न का मतलब समझिए, जैसे कि आप वैज्ञानिक सब जो है किसी चीज़ का जो बंटवारा किया है, किस वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, बंटवारा। तो वो बंटवारा करने में जैसे होता है ना कि आप जैसे कि यहाँ 4 को बच्चा है, 4 को बच्चा के बीच में आप 2 को कमजोर को और 2 को तेज को तो हटा देते हैं कि कहते हैं कि आप तेज अलग रहिए और कमजोर अलग रहिए। तो आप उसका जो वर्गीकरण किए आप किसके हिसाब से किए, उसके काबिलियत के हिसाब से किए। तो वही बात पूछ रहा है कि वर्गीकरण के आधार पर, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला वैज्ञानिक, यानी कि वर्गीकरण के आधार पर सबसे अधिक वर्गीकरण, सबसे अधिक जो है आपको प्रयास जो किया, किसी चीज में प्रयोग जो किया, वो कौन किया, अरस्तु ने किया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाहरी विलयन क्या हो, हाइपोटोनिक हो। तो इसको पूरा प्रश्न के साथ पढ़ना पड़ेगा, प्रश्न के साथ पढ़िए 2-4 बार प्रश्न को। कोशिका का आयतन बढ़ जाता, ठीक है, कोशिका का आयतन कब बढ़ जाएगा बताइए, यदि बाहरी विलयन। ये आंसर में क्या है, हाइपोटोनिक हो। तो वो माइंड कहाँ है आपका, बताइए फिर से कि कोशिका का आयतन कब बढ़ जाता है, यदि बाहरी विलयन हाइपोटोनिक हो। ठीक है, तो कोशिका किसे कहते हैं, अगर प्रश्न पूछ दे कि कोशिका किसे कहते हैं तो बताइए क्या कहिएगा। शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, और कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं हम लोग। उत्तक तो कोशिका से बनता है। ठीक है, तो कोशिका का आयतन जो बढ़ जाता है कब बढ़ जाता है, यदि बाहरी विलयन क्या हो, हाइपोटोनिक हो। क्या हो, हाइपोटोनिक हो। अब आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में, कहाँ पर, पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के
वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है ना, मतलब कि ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है ये पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 21% होता है। कितना होता है? 21% होता है। ठीक है, बताइए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। और कहाँ पर? वायुमंडल में। कहाँ पर? वायुमंडल में। तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना? तो हम आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में, देखिए यहाँ पर बात को जरा घुमाया गया है। सीधा सीधा आप लोग इतना ही याद रखिए कि वायुमंडल में, अरे वायुमंडल है कहाँ? पृथ्वी पर न है, तो इसलिए ये पृथ्वी के वायुमंडल में उतना नहीं याद रखना है, सीधे हटा दीजिए इसको। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? 21%। वहीं अगर आपको नाइट्रोजन पूछे तो 78% होता है। ठीक है, अब चलिए 100 वाट का विद्युत बल्ब है, 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा जो होगा उसका मान क्या होगा? तो देखिए पहला यहाँ से ये न्यूमेरिकल प्रश्न इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से एक चीज़ जरूर सीखिए आप लोग। ये जो धारा देख रहे हैं ना, धारा मतलब विद्युत धारा, धारा मतलब विद्युत धारा, अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत का अंग्रेजी क्या होता है? इलेक्ट्रिक। और धारा का अंग्रेजी क्या होता है? करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो आपको ये मात्रक होता है, यानी कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ये बताए थे, पानी का धारा बहता रहता है और सामने से कोई जानवर गुजर करके वह पानी को पी लेता है, तो इसलिए धारा का मात्रक। धारा मतलब धारा मतलब विद्युत धारा, धारा मतलब धारा मतलब धारा, और विद्युत का मात्रा क्या होता है? एम्पियर को अगर आपसे पूछ दे कि क्या चीज से सूचना क्या आता है, मतलब इंडिकेट क्या चीज से क्या आता है, तो याद रखिएगा एम्पियर को क्या चीज से? ए से। क्या चीज से? ए से सूचित क्या आता है। बात समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है 104 में 100 वाट का विद्युत बल्ब है। बताइए विद्युत बल्ब जो है, अभी जस्ट बताए, विद्युत बल्ब का अंग्रेजी क्या होगा? आप लोग बताइए तो। सॉरी, ये क्वेश्चन हम दूसरा पढ़ने लगे थे। तो यहाँ पर 104 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? ठीक है, तो निम्नलिखित में इसको कट कर दीजिए, कौन सी जड़ें हैं जो श्वसन जड़ें हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा कि श्वसन जड़ के अंदर आता है न्यूमेटोफोरस। क्या आता है? न्यूमेटोफोरस। देखिए श्वसन जड़ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? श्वसन जड़। ठीक है, तो श्वसन की जड़ें जो है उसके अंतर्गत आपको क्या आता है जरा बताएंगे आप लोग? तोड़ के बोलिए, न्यूमेटोफोरस बोलेगा। न्यूमेटोफोरस। ठीक है, मान के चलिए कि किसी भी पेड़ के जड़ को हम लोग क्या करते हैं, मतलब पानी उन्हें जो डालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बताइए? क्या करते हैं? उसको हम लोग पहले जैसे मिट्टी उट्टी सब जो होता है उसको फोड़ फाड़ देते हैं और उसके बाद क्यारी बना देते हैं, और क्यारी बना के तब उसमें पानी डालते हैं। हम लोग करते कि नहीं करते हैं? तो कहने का मतलब तब पौधों को एक नया जिंदगी मिलता है, न्यू जिंदगी मिलता है। देखिएगा कलश आता है तो लगता रहता है कि पेड़ में पूरा नया नया पत्ता है। ठीक है, और वो हम जो कुछ भी करते हैं तो जड़ में क्या होता है? मिट्टी न होता है, तो इसलिए मिट्टी से याद रख लीजिए मेटो, और मिट्टी सबको फोड़ेंगे तो फोरस। तो बताइए नया जिंदगी कब मिलेगा? जब मिट्टी को फोड़ेंगे। तो इसलिए याद रखिए कि श्वसन जड़ की उदाहरण अगर पूछे कि इनमें से श्वसन जड़ कौन सा है, तो बताइए, फिर से बताइए। अब आप लोग को याद हो गया पहले। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से, इसको कट कर देंगे, कौन मोनोकार्बोजिलिक, कार्बोजिलिक भी कहीं कहीं लिखता है, वैसे इसमें कार्बोक्सिलिक लिखा हुआ है ना, कार्बोक्सिलिक लिखा हुआ है। अम्ल का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है भाई? तो ए और बी, यानी कि फॉर्मिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल पूछेगा कहाँ पाया जाता है? तो चींटी में पाया जाता है। ठीक है, और एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो शरबत में। क्या चीज में? शरबत में, यानी कि सिरका में। शरबत मतलब सिरका होता है। तो बताइए कि सबसे पहले बताइए कि मोनो कार्बोजिलिक अम्ल का उदाहरण क्या है? बहुत अच्छा। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत